हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें जितना भी पॉइंट है हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट को अच्छे ढंग से हम क्लियर करेंगे और बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करके समझेंगे, विद न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे अगर न्यूमेरिकल उस पॉइंट में है तो। ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स के पढ़ने से पहले एक बात ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे या आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक छोटा-छोटा पॉइंट समझना पड़ेगा, ठीक है? हर एक छोटा पॉइंट को आपको मेनली पॉइंट मानकर चलना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को बढ़िया ढंग से समझ जाते हैं तो निश्चित रूपेण 10th क्लास को पढ़ने में तो फिजिक्स उतना भारी भरकम है नहीं, 10th क्लास सिंपल से बीत जाएगा। लेकिन आप इसी छोटे-छोटे बात को याद करने की या समझने की अगर आदत बना लिए हैं, तो निश्चित रूपेण यही आदत आपको जो है 11th क्लास में बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट के रूप में मतलब कि उभार सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बना सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि 10th क्लास के फिजिक्स में तो उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है? उतना ख़ास है नहीं 10th क्लास में, लेकिन 11th क्लास बहुत ही अच्छे फिजिक्स माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स माने जाते हैं, जिसमें आपको अगर एक भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें उसका जो एक एक पॉइंट अगर पढ़ाया जाए तो एक पॉइंट से एक से अधिक न्यूमेरिकल बनता है, जिसको समझने के लिए आपको उसका जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया जाता है, हर एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल में प्रयोग हो जाता है, ठीक है? तो वो छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट की बात हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आप 2-3 चैप्टर अगर पढ़ लिए फिजिक्स में, तो 2-3 चैप्टर का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई चैप्टर मतलब मान चलिए तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें तीसरा चैप्टर में जो होगा आपका दूसरा और पहला चैप्टर के भी जो होता है कॉन्सेप्ट वो भी यूज़ होता है, समझ रहे हैं? तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर छोटे-छोटे बात को ध्यान रखने से पहले इसका मतलब इस चीज़ को आदत आपको 10th क्लास में ही लगाना पड़ेगा कि आप छोटे-छोटे पॉइंट को किस प्रकार से क्लियर करते हैं, ठीक है? तो मेरा मानना है कि 10th क्लास में जो भी आपका छोटा पॉइंट मिलेगा, छोटा-छोटा हर एक छोटा पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई कीजिए, नहीं। आपको ये सीधे सोचना पड़ेगा या ये सोचिए आप कि भाई हमें बोर्ड एग्ज़ाम का नहीं, हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उस पॉइंट को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे। वो पॉइंट हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए। उस पॉइंट से संबंधित कोई किसी प्रकार का हमारे अंदर क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। अगर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपके पास रहना चाहिए। इस तरह आप समझना चाहिएगा और समझना भी पड़ेगा। तो ही आपको फिज़िक्स निश्चित रूप में आगे चलकर भी क्या होगा समझ सकते हैं। नहीं तो फिज़िक्स का एक स्वयं का फंडा है। फंडा ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए कि फिजिक्स समझना चाहते हैं, 1-2 चैप्टर बढ़िया ढंग से समझ गए, ठीक है? और फ़ॉर्मूला भी याद है। लेकिन फिजिक्स में इतना मल्टीपल टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है, इतना मल्टीपल टाइप्स का उसमें फ़ॉर्मूला होता है कि विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिजिक्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक जो होता है ये क्या कहते हैं, बॉक्सर भैया, ठीक है? बॉक्सर भैया क्या करते हैं, 2 बॉक्सर भैया जब लड़ते हैं ना, तो एक बॉक्सर भैया मान लीजिए कि किसी को पटक देते हैं और पटक कर जो होता है उसको दाबने की कोशिश करते हैं। नहीं कि हाँ, चित्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में स्टूडेंट एक बार याद कर लेते हैं तो सोचते हैं कि जो है ना अब हम किसी तरह न्यूमेरिकल बना देंगे। लेकिन फिजिक्स का फ़ॉर्मूला ये चाहता है कि हम जो है ना उसको मार-मार कर दबा कर रखते हैं। क्या करते हैं, मार-मार कर दबा के रखते हैं और कहीं एक बार स्टूडेंट उस फ़ॉर्मूला से दब गए, फ़ॉर्मूला उसके ऊपर निकल गया, तो निश्चित रूपेण फिजिक्स उनको उसी वक़्त समझना बंद हो जाएगा, मतलब फिजिक्स को समझ नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं? तो फिजिक्स अपने आप में एक मतलब कि बहुत बड़े सिलेबस होते हैं, ठीक है? जिसको समझने के लिए आपको हर एक छोटा-छोटा पॉइंट समझना पड़ेगा। तो आज हम उसी छोटे-छोटे पॉइंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइट, ठीक है? लाइट क्या होता है? तो आप देखिएगा, आप अपने रूम में जहाँ पर अभी बैठकर आप पढ़ते होंगे, उस रूम में देखिएगा हर एक चीज़ आपको क्या होगा, छोटे-छोटे, बड़े से बड़े चीज़ आप देखते होंगे, ठीक है? हर एक छोटा-छोटा चीज़ आप देख रहे होंगे। किसके कारण देख रहे हैं? लाइट के कारण। किसके कारण देख रहे हैं? लाइट के कारण, ठीक है? आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? लाइट के कारण। और लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होता है? ऊर्जा है।
जिसकी सहायता से क्या कर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं, सारे लाइट के कारनामा है। किसके कारनामा है? लाइट कारनामा। इसका मतलब लाइट यानी कि प्रकाश एक प्रकार क्या होता है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो हम फिर पहले परिभाषा लिखते हैं, लाइट क्या होता है? यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ एनर्जी, मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से सहायता से हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को वस्तु को या पिंड को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है? अब ठीक है, आप जिसकी सहायता से देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है? अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप जिसकी सहायता से देख रहे हो वो तो ठीक है प्रकाश, लेकिन वो भी चीज़ किसी से निकलता हो? क्या हो सकता है ऐसा संभव? मतलब आप जिसकी सहायता से देख रहे हैं, वो भी कुछ न कुछ या वस्तु या प्लैनेट या बिंग या किसी भी चीज़ के द्वारा क्या करता हो? निकलता हो। तो जिसके द्वारा प्रकाश निकलेगा या उत्सर्जित होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि अ, प एक प्रकार क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि ये हुआ, इसको हम लिख देते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाशीय स्रोत। क्या लिखेंगे? प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे? तो प्रकाश जिससे निकलता है या प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत। क्या लिखेंगे? प्रकाश प्रकाश जिससे जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न या उत्सर्जित उत्सर्जित होती है इजेक्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। ठीक है? ये हो गया प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिससे बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। या प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। या प्रकाश जिससे निकलता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। अब देख लीजिए ना, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, रात के मौसम में बैठे होंगे, चाहे किसी भी रूम, थोड़ा-सा रूम अंधेरापन होगा उसमें आप बैठे होंगे, तो देखिएगा आप वहाँ पर लाइट जलता होगा, यानी कि बल्ब जलता होगा। उस बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश। तो बल्ब क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत। मतलब बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, बल्ब क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत। आप रात के समय में देखिएगा चंद्रमा से प्रकाश निकलते रहता है, इसका मतलब चंद्रमा से प्रकाश निकला तो चंद्रमा क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत हो गया। दिन के मौसम में देखिएगा सूर्य एकदम दादा जो होते हैं चमकते रहते हैं, इसका मतलब सूर्य से प्रकाश निकलते रहते हैं, इसका मतलब हमारा सूर्य क्या हो गया? प्रकाश हो गया। लालटेन पहले के मौसम में देखिए, पहले के समय में देखिएगा लालटेन एकदम जो होता है लाइट पहले देते थे और वही जला के रखते थे सब, तो लालटेन हमारे लिए क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत हो गया। मतलब प्रकाशीय स्रोत का उदाहरण अगर पूछा जाए तो जैसे में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे में जैसे लालटेन लालटेन सूर्य सूर्य चंद्रमा चंद्रमा जुगनू जुगनू, वो जो देखे होंगे छोटा सा एक कीट होता है, उसके पीछे से क्या होता है? निकलते रहता है लाइट, उसको हम क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं। ठीक है? अब थोड़ा सा एक बात बढ़िया ढंग से आप ऑब्जर्व यहाँ पर करते होंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में? लालटेन, सूर्य, चंद्रमा, जुगनू। ठीक है? एक दो चीज़ और हम लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम बल्ब भी लिखते हैं एग्जाम्पल में। क्या लिखते हैं? बल्ब। ठीक है? ये भी लिख दिए। अब थोड़ा-सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, बल्ब पहला, लालटेन दूसरा, जुगनू नहीं, ये दूसरा बल्ब। इस दोनों में देखिएगा फ़र्क, और उसके बाद सूर्य इसमें इसमें देखिएगा और इसमें देखिएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये दोनों का।
अब इस दोनों में आप देखिएगा लालटेन और बल्ब, कहीं न कहीं लालटेन और बल्ब जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ है। क्या? मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं है? बिल्कुल है मनुष्य के द्वारा। यानी कि ये दोनों मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ है और ये दोनों सूर्य और चंद्रमा मनुष्य नहीं बनाया है। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये हुआ कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि जो प्रकाशीय जो स्रोत है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? 2 प्रकार। कौन-कौन होता है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ये हुआ प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत, ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार क्या कर देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रकाशीय स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन-कौन होते हैं? तो पहला होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है? तो इसको हम लिख देते हैं। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे? तो पहला नंबर लिखेंगे नेचुरल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्राकृतिक 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 प्रकाशीय स्रोत, प्रकाशीय स्रोत। नहीं, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे? तो वह प्रकाशीय स्रोत जो क्या होता है? जिसको मानव नहीं बनाया है, यानी कि अर्थात वो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त हुआ है या प्राकृतिक में पाई जाती है या प्रकृति में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। जैसे में सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। और क्या वो जुगनू जो है, जुगनू को क्या मनुष्य बनाया है? नहीं, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? वह प्रकाशीय स्रोत वह प्रकाशीय स्रोत प्रकाशीय स्रोत जो प्रकृति प्रकृति यानी कि नेचर नेचर के द्वारा के द्वारा उत्पन्न उत्पन्न हुआ है हुआ है उसे उससे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो निश्चित रूप से जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, जुगनू हुआ, क्या लिख देंगे? सूर्य, चंद्रमा, जुगनू। जुगनू में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जुगनू को मनुष्य थोड़ी जुगनू मतलब एक छोटा-सा कीट, क्या होता है? कीट, जिसके पीछे वाले साइड में देखिएगा थोड़ा-थोड़ा बल्ब ऐसे-ऐसे जलते रहता है थोड़ा-थोड़ा। उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा, जुगनू, तारा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? तारा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तारा भी तो प्रकाश उत्पन्न करता है रात के मौसम में, ठीक है? तो वो भी हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा बात किया जाए, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा आपका जो होगा वो क्या है? आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। क्या होता है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये हुआ मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। अब मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे? आप अपने घर में ही देखे होंगे, बल्ब देखिएगा, लालटेन कहीं रखा होगा या कुछ और छोटा-छोटा यंत्र रखा होगा जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा। मतलब ये सब जो धरती पर आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कौन बनाया है? मानव बनाया है। इसका मतलब कि जो मानव द्वारा जो बनाया गया है प्रकाशीय स्रोत, अगर उससे प्रकाश बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। मतलब ये हुआ, वह प्रकाशीय स्रोत जो मानवों के द्वारा बनाया गया है और वो प्रकाश उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। जैसे कि इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका जैसे में क्या हो जाएगा? क्या लालटेन हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा लालटेन।
क्या हो जाएगा? लालटेन हो जाएगा। ठीक है। बल्ब हो सकता है? बिल्कुल बल्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये दोनों आपका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, अदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है? क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस तरह करके कि निम्न में कौन एक कौन एक प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है? प्रकाशीय स्रोत है, ठीक है? स्रोत है। ऑप्शन में दिया जाएगा लालटेन लालटेन, बी नंबर बल्ब, सी नंबर चंद्रमा, डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो आप किसमें लगाइएगा? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है? तो प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ, प्रकृति के देन है, तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। तो इसमें तो भाई आपका लालटेन तो मनुष्य बनाया है, नहीं होगा ये। बल्ब भी तो मनुष्य बनाया है, एडिसन साहब खोज किए थे। चंद्रमा क्या मनुष्य बनाए हैं? नहीं बनाए, इसका मतलब चंद्रमा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, जस्ट अपोजिट भी इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन एक कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत है? कृत्रिम मतलब कि जो उसमें मानव द्वारा बनाया गया ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या समझे? अब थोड़ा-सा एक बात और हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसी में हम थोड़ा-सा मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है? कि इसमें जो है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत को चूज़ कीजिए और उसके बाद अ, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत को आप चूज़ कीजिए, ठीक है? इस तरह करके क्वेश्चन हम देते हैं और आप लोग इसको स्वयं चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सारे ऑप्शन को हम मिक्स्ड कर देंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा, निम्न में निम्न में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित मानव निर्मित प्रकाशीय प्रकाशीय स्रोत को पहचान करें। ये रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें ऑप्शन रहेगा इस तरह कुछ, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा जुगनू, बी नंबर ऑप्शन रहेगा लालटेन, सी नंबर रहेगा चंद्रमा, ठीक है? डी नंबर रहेगा सूर्य और ई नंबर रहेगा बल्ब, ठीक है? तो इसमें कहेगा कि आपको प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत ढूँढने के लिए। तो प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत क्या कौन-कौन हो जाएगा? पहला प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत में कौन-कौन होना चाहिए? तो देख सकते हैं प्राकृतिक मतलब कि जो प्राकृतिक की देन है। चंद्रमा हो सकता है, क्या बल्ब हो सकता है? नहीं होगा। सूर्य हो सकता है? बिल्कुल होगा। जुगनू हो सकता है? बिल्कुल होगा। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे इसमें? चंद्रमा चंद्रमा, ठीक है? दूसरा क्या लिखेंगे? जुगनू है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका सूर्य दादा। नहीं, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृत्रिम, क्या कर रहा है? कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत, कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। तो कौन-कौन हो जाएगा? जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए तो लालटेन और बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लालटेन और दूसरा क्या हो जाएगा? बल्ब। क्या हो जाएगा? बल्ब। इसको समझ गए होंगे? आई थिंक हमें लगता है कि अब आप इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा बना दीजिएगा। ये हो गया प्रकाशीय स्रोत। अब मान लीजिए कि धरती पर जितना चीज़ है वो ऐसा बात नहीं कि प्रकाश ही उत्पन्न करता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। क्या होता है? बहुत ऐसा चीज़ है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बहुत ऐसा चीज़ है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत। और कुल मिलाकर प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार ये बता चुके हैं। कौन-कौन होता है? एक मानव निर्मित, दूसरा होता है प्राकृतिक। अब
ऐसा भी चीज होता है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको हम क्या कहते हैं? अप्रकाशीय स्रोत। क्या कहेंगे? अप्रकाशीय स्रोत। तो पूछा जाएगा अप्रकाशीय स्रोत कौन है? क्या बोलिएगा? क्या होता है? क्या बोलिएगा? वह स्रोत जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती या जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रकाशीय स्रोत। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ईंट पत्थर जो भी होता है, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, और उसके बाद जो पेन वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि बहुत बहुत चीजें, ठीक है, आप उस तरह देख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? अप्रकाशीय स्रोत होता है। क्या होता है? अप्रकाशीय स्रोत। अब थोड़ा-सा हम एक चीज़ ये समझ गए अप्रकाशीय स्रोत। अब इसी में हम अप्रकाशीय स्रोत का भी एग्ज़ाम्पल मिक्स्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर थोड़ा-सा इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा कि हम सभी को मिक्स्ड करते हैं। मतलब कि उसमें प्रकाशीय स्रोत ढूँढना है, अप्रकाशीय स्रोत ढूँढना है, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, ये सब ढूँढना है। ठीक है? इस तरह करके। मान लीजिए कि यहाँ पर रहेगा लालटेन, ठीक है? 1 नंबर, 2 नंबर रहेगा बल्ब, 3 नंबर रहेगा सूर्य, 4 नंबर रहेगा चंद्रमा, ठीक है? 5 नंबर रहेगा जुगनू, ठीक है? 6 नंबर रहेगा ईंट, 7 नंबर रहेगा बेंच, ये सब रहेगा। अब देखिए इसमें आप 2 चीज़ देखते होंगे, क्या? कि इसमें ऐसा चीज़ है कि ये जो देखिएगा ये लालटेन है, लालटेन जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, चंद्रमा जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, जुगनू प्रकाश उत्पन्न करता है। बट क्या ये प्रकाश उत्पन्न करता है? क्या ये प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं करता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? अप्रकाशीय स्रोत हो गया, और ये सब क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत। अब इसी में से हम 2 परिभाषा और हम देखेंगे। क्या देखेंगे? इसमें देखिएगा कि ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब, ये सूर्य, ये लालटेन, ये तीनों ऐसा चीज है जिसके स्वयं के प्रकाश है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश है और स्वयं अपना ही प्रकाश ये उत्सर्जित करती है, दूसरे का प्रकाश नहीं लेता है, ये स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऐसा प्लैनेट है या बिंग है या पदार्थ है या जो भी है, स्वयं के पास प्रकाश है और स्वयं के प्रकाश को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। बट अगर इस चीज को देख, अच्छा ये भी होगा इसमें, ठीक है, और लेकिन इस चंद्रमा जी को देखिएगा, चंद्रमा को, क्या इसके पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे प्रकाश लेकर क्या करता है? रात को प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये किससे प्रकाश लेते हैं? ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। किससे लेते हैं? सूर्य से। मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश लेकर क्या करते हैं? रात को चमकते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये कहीं न कहीं अलग है, और जब इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, दूसरे से लेकर प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, तो किसी न किसी प्रकार इसका मतलब इनका पास स्वयं प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है? तो कहीं न कहीं ये और उसके बाद ये और ये तीनों तो एक ही प्रजाति के अंतर्गत आना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल आना चाहिए। अरे इनके भी पास में प्रकाश नहीं है, इनके भी पास में प्रकाश नहीं, इनके भी पास में प्रकाश नहीं। लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि ये दूसरा से भी प्रकाश लेकर चमकते रहते हैं, लेकिन ये दूसरा से भी प्रकाश लेकर नहीं चमक पाते। लेकिन इनके अंदर भी प्रकाश पाया जाता है, वो सब हम बताएँगे। ठीक है? यहाँ पर ये प्रकाश लेकर चमक जाते हैं, लेकिन ये दोनों प्रकाश लेने के बावजूद भी क्या होता है? चमकता नहीं, ये थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन दोनों तो एक ही प्रजाति के हो गए ना भाई, इनके भी पास प्रकाश नहीं है, इस दोनों के भी पास में प्रकाश नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या है भाई? ऐसा चीज़ है जो अप्रकाशीय पिंड है। क्या है? अप्रकाशीय पिंड। मतलब ये हुआ कि ये कुल मिलाकर ऐसा बात कर सकते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर या प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर भी कितने प्रकार के पिंड होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन-कौन होता है? तो एक ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस बीइंग सॉरी थिंग्स, या तो बोल सकते हैं ल्यूमिनस प्लैनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट होता है। मतलब ये हुआ कि एक होता है दीप्त पिंड और एक होता है अदीप्त पिंड, या बोल सकते हैं एक होता है प्रदीप्त पिंड, या दूसरा नाम प्रदीप्त पिंड को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाशमान पिंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशमान पिंड बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा प्रकार क्या होता है? अप्रदीप्त पिंड। क्या होता है? अप्रदीप्त पिंड, मतलब कि प्रकाशहीन पिंड, मतलब प्रकाश नहीं है इसमें। तो क्या बोल सकते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो लिख देते हैं यहाँ पर, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर प्रकाश
क्या लिखेंगे? प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। मतलब ये हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं ये इजेक्ट ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के उत्सर्जित करने के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। सबसे पहला क्या होता है? ल्यूमिनस 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 प्लैनेट प्लैनेट यहां पर आप थिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ प्रदीप्त पिंड। क्या होता है? प्रदीप्त पिंड या प्रकाशमान पिंड। दूसरा होता है नॉन नॉन ल्यूमिनस पिंड, ल्यूमिनस प्लैनेट। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस मतलब अप्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड। ठीक है, ये हो गया। अब ल्यूमिनस पिंड किसको कहेंगे? सिंपल है, प्रदीप्त पिंड मतलब जिसके पास स्वयं के प्रकाश हो। क्या होगा? या जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड। मान लीजिए कि सूर्य सूर्य तो ऐसा बात नहीं कि सूर्य किसी से प्रकाश ले लेता है कि हाँ भाई हमें 5 किलो 10 किलो जो भी प्रकाश होता है दे दीजिए, हम उत्सर्जित करेंगे, ऐसा बोलते नहीं। इसका मतलब उनके पास स्वयं का प्रकाश है, वो जब प्रकाश देना चाहेंगे तब दे सकते हैं। समझ रहे हैं? जब हम ये नहीं कहते हैं जब मतलब रात में भी दे सकते हैं, नहीं, दिन में जब चाहेंगे तब प्रकाश दे सकते हैं। नहीं, इसका मतलब जिसके पास ऐसा बोला जाए कि वे पिंड जो स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त। मतलब ये हुआ जिसके पास अगर इसके स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे मतलब स्वयं के पास प्रकाश है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? फिर सुन लीजिए, वे पिंड जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। अब चूंकि एक बात बताइए कि ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, क्या स्वयं का अंदर है इसलिए प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, इसका मतलब इसका तो हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं ना। क्या स्वदीप्त पिंड नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब पूछा जाएगा स्वदीप्त पिंड, स्वदीप्त पिंड मतलब क्या? मतलब स्वयं के प्रकाश को क्या करे? इजेक्ट करे, स्वयं प्रकाश को क्या कर रही है? निकाल रही है। तो ऐसा पिंड जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करेगी उसको हम क्या कहेंगे? स्वदीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड या प्रकाशमान पिंड। समझ चुके हैं? सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदीप्त पिंड का नाम से किसे जानता है? तो सूर्य सूर्य को जाना जाता है। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो सब जाना जाएगा। समझ रहे? तो पहला हम पढ़ेंगे स्वदीप्त पिंड यानी कि ल्यूमिनस पिंड पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ल्यूमिनस ल्यूमिनस प्लैनेट। ठीक है, ल्यूमिनस प्लैनेट किसको कहेंगे? तो वे पिंड, क्या लिखेंगे? वे पिंड पिंड जो स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? उत्सर्जित करती है। उसको हम क्या कहते हैं? मतलब दूसरे के अर्थात बोला जाए तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो दूसरे से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती या दूसरे की सहायता से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस प्लैनेट कहते हैं यानी कि स्वदीप्त पिंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या सूर्य हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए सूर्य। क्या चंद्रमा होगा? नहीं होगा। जुगनू होगा? बिल्कुल हो जाएगा जुगनू। क्या लालटेन होगा? बिल्कुल होगा लालटेन। ठीक है, लालटेन। क्या बल्ब होगा? बिल्कुल होगा बल्ब। अब कहिएगा सर कि बल्ब और लालटेन अपना प्रकाश कैसे देता है? अरे मान लीजिए भाई अपना प्रकाश क्यों नहीं देगा वो भले उसको जलाने में कोई और प्रकाश उत्पन्न करने में कोई और मदद कर रहा है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश वो जो उत्पन्न कर रहा है वो कुछ चीज जल रहा है तो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन है तो स्वयं का ना प्रकाश भाई, जलने में कोई मदद कर उससे क्या मतलब जाता है? अब मान लीजिए कि सूर्य को भी तो प्रकाश उत्पन्न करने में हो सकता है, उसमें जो जो तत्व होता है हाइड्रोजन हीलियम ये सब तत्व मदद करता है। तो इसका मतलब कह देंगे उनका तत्व वो प्रकाश नहीं? बिल्कुल कहेंगे भाई उन्हीं का प्रकाश है। तो यहाँ पर भी लालटेन में भले उसको जलने में यानी कि उसको प्रकाश उत्पन्न करने में दूसरा कुछ मदद कर रहा है, ज्वाला यानी कि जलने में जो दहन की प्रक्रिया जो मदद कर रही है वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश स्वयं का है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? लालटेन भी क्या है? स्वदीप्त पिंड या तो बोला जाए प्रदीप्त पिंड ही है। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया स्वदीप्त पिंड। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा होता है ये होता है आपका। अच्छा एक बात यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या कि
स्वदीप्त पिंड यहाँ पर जो लालटेन है, लालटेन क्या करता है? किस ऊर्जा को किस में बदलता है? एक बात बताइए, बर्निंग की प्रक्रिया हो रहा है, दहन की प्रक्रिया यानी कि जलन की प्रक्रिया हो रहा है, जलने की प्रक्रिया हो रहा है। अगर जलने की कोई प्रक्रिया होता है तो वो कौन-सा परिवर्तन कहलाता है? आपको हम केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताए थे। जहाँ पर जलने की जो भी प्रक्रिया होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जलने की प्रक्रिया हो रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। कौन-सा ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करता है और रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करने के बाद इसमें फ्लेम उत्पन्न होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, लालटेन किस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? तो हमेशा ध्यान रखना है लालटेन जो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? प्रकाश में। अब बल्ब के बारे में बात करते हैं, तो बल्ब क्या करता है? बल्ब भी अपना प्रकाश उत्पन्न करते रहता है। तो प्रकाश अपने आप उत्पन्न करता है? नहीं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है, मतलब विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा जब तक प्रवाहित नहीं किया जाएगा, क्या वो प्रकाश उत्पन्न कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब वो किस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव हो रहा है, मतलब जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा, लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो बल्ब किसमें, विद्युत बल्ब किसमें, किस ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आर यू अंडरस्टैंड दैट? इसको समझ गए होंगे, ठीक है? इतना हम उम्मीद करते हैं, ठीक है? अब ये हो गया। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है आपका नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट। नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट किसको कहेंगे? तो वह प्लैनेट या वह पिंड या वह वस्तु जिसमें मतलब कि अपना प्रकाश नहीं होता है या जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। सीधे याद रखिएगा, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है या जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको सीधे हम कहेंगे अप्रदीप्त पिंड। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पिंड। फिर सुन लीजिए, अप्रदीप्त पिंड मतलब ये हुआ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है या स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पिंड कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? वह पिंड, वह पिंड जो स्वयं सॉरी जिसके पास जिसके पास स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता है या नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है, उसे उसे ही अप्रदीप्त पिंड कहा जाता है। अप्रदीप्त पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अप्रदीप्त पिंड। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे ईंट, पत्थर, क्या इनके पास प्रकाश है? अच्छा, ये प्रकाश उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं? नहीं। पत्थर क्या जुगनू हो जाएगा? नहीं होगा। क्या चंद्रमा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनके स्वयं के पास क्या है? प्रकाश नहीं है, या सीधे क्या बोले थे? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पिंड। तो ये दोनों पास प्रकाश नहीं है तो उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन ये दूसरे से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, स्वयं के पास प्रकाश नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इसमें आपका अ, अप्रदीप्त पिंड में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पिंड के प्रकाश, यानी कि कुल मिलाकर हम क्या-क्या पढ़े हैं? सबसे पहला पढ़े थे प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होता है? एक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत होता है, एक होता है कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे? तो वह प्रकाशीय स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सूर्य, चंद्रमा ये सब होता है, स्टार वगैरह, ठीक है? और दूसरा बात करते हैं तो वो होता है कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि लालटेन बल्ब ये सब होता है, ठीक है? इसमें भी वेरिएशन हम देखे थे, वेरिएशन ये देखे थे कि कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो किछ कुछ प्राकृतिक के द्वारा सॉरी इसमें वेरिएशन ये पाया गया है कि कुछ स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, तो कोई स्वयं का प्रकाश नहीं लेकर दूसरे से प्रकाश लेकर उत्सर्जित करता है, और किसी के पास प्रकाश रहता ही नहीं। तो जिसके पास प्रकाश रहता है वो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जिसके पास प्रकाश नहीं रहता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है या स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड। जैसे कि आपका चंद्रमा हुआ और उसके बाद ये पत्थर, ईंट पत्थर ये सब हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सीधे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है?
तो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये हुआ प्रकाश की गुण या विशेषता। ठीक है, प्रकाश की गुण या विशेषता। आई थिंक हमें लगता है कि कहीं न कहीं आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, क्योंकि आपको कहीं न कहीं 8 क्लास में भी इस चैप्टर के बारे में ज़िक्र किया गया है, 8 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तब। तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की विशेषता। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषता। ठीक है, प्रकाश की विशेषता। अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम बताना चाहेंगे, थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रकाश की विशेषता में सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्रकाश जो होता है ना, सबसे पहला इसका विशेषता है, प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, डुअल नेचर का। अब डुअल नेचर मतलब क्या हुआ? दोहरी प्रकृति का होता है। क्या होता है? दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति का मतलब ये हुआ, वो उसमें 2-2 नेचर पाई जाती हैं, 2-2 गुण पाए जाते हैं। कौन-कौन होता है? तो एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर। अब कैसे ये पता चला था? तो हुआ क्या था, इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक मत है। सबसे पहले जो है ना, वो क्या नाम है, न्यूटन साहब, वो डायरेक्टली आए और कुछ प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद पता चला था कि हाँ, कुछ मतलब कि कण की तरह ये जो है ना प्रकाश रिलीज़ हो रहा है या कण की तरह ऐसे करके, मतलब इस तरह हो रहा था। कुछ ऐसे करके जलाए थे, ऐसे करके बल्ब तरह था कुछ, ठीक है? ऐसे करके बल्ब की तरह इस तरह करके कुछ संरचना ऐसे करके था और ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे करके निकल रहा था, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके चारों बगल निकल रहा था। बस इसको न्यूटन क्या बोल दिए थे कि हाँ भाई, प्रकाश जो है ना, इस तरह निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? पार्टिकल नेचर है। कौन-सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो ठीक है, बढ़िया बात है, पार्टिकल नेचर है। मतलब न्यूटन के अनुसार क्या है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? पार्टिकल नेचर, यानी कि वो जो कण प्रकृति का होता है, न्यूटन के अनुसार, फिर सुन लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश किस प्रकृति का होता है? तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो होता है कण प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? कण प्रकृति। लेकिन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि ये जब बोल के गए तो दूसरा फिर से एक और वैज्ञानिक थोड़ा दिन बाद, कुछ समय बाद आए, जिसका नाम है हाइजेंस। क्या होता नाम है? हाइगेन। ठीक है, हाइगेन या हाइजेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाइजेन या हाइगेन, ठीक है, ये वैज्ञानिक आए थे। अब ये वैज्ञानिक जो थे, ये सीधे न्यूटन साहब के जो स्टेटमेंट थे कि हाँ, प्रकाश जो होता है कण नेचर का होता है, एक पार्टिकल नेचर का होता है या कण प्रकृति का होता है, सीधे बोल दिए नहीं ये गलत है। क्या बोल दिए थे? नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्या बोले थे? गलती है। अब क्यों बोले थे गलती? तो इनका स्टेटमेंट ये था कि भाई, प्रकाश जो होता है ना, कण प्रकृति का नहीं होता है या पार्टिकल नेचर का नहीं होता है, वो होता है आपका वेव नेचर का। किस नेचर का होता है? वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? प्रकाश जो होता है ना हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तभी तो हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसमें क्या होता है, तरंग जो होता है जब भी चलता है एकदम कंटीन्यूअसली रूप से क्या होता है, वो ऊर्जा को लेकर चलता है। क्या होता है? कंटीन्यूअसली रूप से ऊर्जा को लेकर चलते रहता है। तो भाई वो ऊर्जा को लेके चलेगा, इसका मतलब ऊर्जा हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप में हम उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इससे ये स्पष्ट वो किए थे कि हाँ, लगता है कि भाई क्या, कि कहीं न कहीं ये क्या है कि प्रकाश जो है ना एक प्रकार के वेव नेचर का होता है, मतलब कि ये कण प्रकृति का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रकाश जब आता है हमारे आँखों में तो एकदम किसी भी वस्तु को हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ऊर्जा है और ऊर्जा तो कौन लेके चलता है? वेव लेके चलता है, मतलब तरंग लेकर चलता है। क्या करता है? तरंग लेकर चलता है ऐसे-ऐसे करके एकदम कंटीन्यूअसली रूप से। इसलिए वो क्या बोल दिए थे कि भाई पार्टिकल नेचर नहीं है ये कौन-सा नेचर का है? ये वेव नेचर का है। कौन-सा वेव किस नेचर का है? वेव नेचर। किस वेव नेचर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, मतलब ये हुआ कि ईएमवी, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये हुआ विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, पता है क्या? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में और पूछा भी गया है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइजेन के अनुसार या हाइगेन के अनुसार प्रकाश किस नेचर की होती है? हाइगेन के अनुसार प्रकाश किस प्रकृति की होती है? तो वो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती है। कैसा प्रकृति की होती है? विद्युत चुम्बकीय।
अब एक बात बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति, सॉरी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति। अब एक बात बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकार भी आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है? कि हाँ भाई, इसमें ट्रांसवर्स वेव भी पाया जाता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग भी पाया जाता है, पराबैंगनी किरणें भी पाई जाती है, अवरक्त किरणें भी पाई जाती है, बहुत प्रकार की किरणें पाई जाती है और तरंग भी पाई जाती है। जिसमें मैक्सिमम प्रकार की किरणें जो पाई जाती हैं, लेकिन उसमें एक और किरण होता है जिसका नाम है विजिबल रे। क्या होता है? विजिबल रे। विजिबल रे को ही हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखते हैं। इससे एक बात और स्पष्ट होता है, पता है? इनका स्टेटमेंट से ये बात स्पष्ट होता है कि उनके स्टेटमेंट में ये न्यूटन के स्टेटमेंट में ये पता नहीं चला था कि एक्चुअली में है कण नेचर का, ठीक है? वहाँ तक जब वो बोल गए थे तो थोड़ा-सा वैज्ञानिक को कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअली में रियलिटी में क्या कण नेचर का है कि नहीं है, या कण प्रकृति का है कि नहीं है, ठीक है? उनको पता भी नहीं चला था, वो उस समय थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मतलब कि जो हाइजेन साहब जो ये सब बात जो समझाए थे कि भाई हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसमें विज़िबल रहना चाहिए, विज़िबल रहेगा तो भी हम किसी चीज़ को देख पाएँगे। तो वो जो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है, उसमें विज़िबल रेज़ भी होता है, जिसको हम देख पाते हैं। विज़िबल रेज़ मतलब दृश्य किरणें, उसको हम देख पाते हैं। तो इसका मतलब उसमें दृश्य किरणें हैं, तो उसको हम देख पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी इस जगह पर से भी मतलब कि ये सत्यापित होता है कि भाई जो होता है प्रकाश आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ना कि कण प्रकृतिक होता है। ठीक है? अच्छा, एक बात और हम बता देते हैं। चूँकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही एग्ज़ाम्पल है अनुप्रस्थ तरंग। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के साथ-साथ अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। क्या होगा? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के साथ-साथ क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रकाश कौन-सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों क्यों? कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होता है। अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है। ठीक है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही आपका एग्ज़ाम्पल है आपका अनुप्रस्थ तरंग। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होगा वो अनुप्रस्थ तरंग भी हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया आपका हाइजेन के अनुसार। हाइजेन के अनुसार प्रकाश जो होता है एक प्रकार क्या होता है? वेव नेचर का होता है, जो कंटीन्यूअसली रूप से क्या करते रहता है? वो ऊर्जा ऊर्जा क्या करते रहता है? प्रवाहित। मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर ये बोले थे कि हाइजेन इस तरह बोले थे, ऐसे-ऐसे करके अगर वेव चलता है ना, इस तरह करके तरंग, तो भाई लगातार एकदम कंटिन्यू रूप से इसमें ऊर्जा का पैकेट चलता है। क्या होता है? ऊर्जा का पैकेट चलता है। लगातार जब तक ऐसा बनेगा, तब तक ऊर्जा क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। क्या होगा? ऊर्जा चलते रहेगा। तब तक, जब तक ऐसा बनेगा तब तक। मान लीजिए कि 1 घंटा में जो है ना ये 100 बार बन गया, या मान लीजिए कि 1 घंटा में 1000 बार बन गया है। तो 1000 बार लगातार इसमें ऊर्जा चलते रहेगा। मतलब कंटीन्यूअसली रूप से ऊर्जा का क्या होता है? एनर्जी का इसमें फ्लो होते रहता है। कोई डिसकंटिन्यू मतलब कि कहीं रुक-रुक कर नहीं होता है ऐसा, सीधे कंटीन्यूअसली रूप से होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब भी एकदम बड़ी पावरफुल एकदम स्टेटमेंट दिए थे। अब क्या दिए थे? तो वो बोले थे नहीं भाई, आपका जो वो जो स्टेटमेंट है, प्रकाश जो होता है, वो जो तरंग प्रकृति जो आप बोले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रकाश तरंग प्रकृति की नहीं है। भाई प्रकाश जो होता है आपका कण प्रकृति की है, मतलब पार्टिकल नेचर की है। ठीक है भाई, कैसे आप समझाइएगा? जब आप बोल रहे हैं प्रकाश जो होता है कण प्रकृति का होता है, यानी कि ठीक है, आप ये अगर बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसको समझाइएगा आप। ठीक है, बोले हाँ, एकदम बिल्कुल हम समझाएँगे। तो इसको जो है ना 2 चीज़ से उनको चीज़ से समझाने की कोशिश की थी। एक तो फोटोन थ्योरी से जो प्लैंक्स कांस्टेंट दिए थे, और दूसरा ये बोले थे कि भाई देखिए होता क्या है, प्रकाश जब भी चलता है ना, तो एकदम सीधे रूप से चलता है। क्या होता है? सीधे रूप से चलता है। और जब भी चलेगा ना, तो वो ऊर्जा का पैकेट के रूप में चलता है, ऊर्जा का समूह के रूप में चलता है। मतलब ये हुआ कि ये इस तरह कर चलेगा। मान लीजिए कि इस तरह का प्रकाश जा रहा है, ठीक है? ऐसे ये प्रकाश हम बना रहे हैं, ऐसे करके ये हुआ ऊर्जा का पैकेट। ये क्या है? इसमें ऊर्जा है। ये क्या है? उसमें ऊर्जा है। इसमें क्या है? ऊर्जा है। इस तरह पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस तरह करके चलता है, ठीक है? इस तरह करके पैकेट के रूप में चलेगा। ये क्या है? एनर्जी का पैकेट है। किसका पैकेट? एनर्जी का पैकेट है। इस तरह करके इस तरह के एकदम ये चलते रहते हैं, एकदम सीधे रूप से, ठीक है? और इसमें जानते हैं ये जो ऊर्जा का पैकेट है ना, ऊर्जा का जो पैकेट है, इस प्रत्येक पैकेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं?
क्वांटा। सीधे क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रकाश जो चलता है किनके अनुसार आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश जो बोला गया था जो चलते हैं वो ऊर्जा के जो पैकेट होता है उस पैकेट को क्या कहते हैं आइंस्टीन के अनुसार तो उसको हम क्या कहते हैं क्वांटा कहते हैं क्या कहते हैं क्वांटा ठीक है तो ऊर्जा जो होता है ऐसे करके पैकेट के रूप में चलता है क्या होता है ऐसे करके पैकेट के रूप में मतलब कि ऊर्जा का पैकेट बन जाता है और उसके बाद आगे की ओर एकदम कंटिन्यूअसली रूप से चलते रहता है इसको हम क्या कहते हैं इस पूरे क्या कह देंगे फोटोन कहेंगे क्या कहेंगे प्रत्येक को क्या कहेंगे तो निश्चित रूप में प्रत्येक को क्या कहेंगे तो वो हम कहेंगे क्वांटा लेकिन उसको क्या कह देंगे फोटोन मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है ना एक प्रकार क्या है फोटोन है क्या है फोटोन है जिसमें ऊर्जा का क्या है समूह है क्या है जिसमें ऊर्जा का समूह है सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक प्रकार का फोटोन है जिसमें ऊर्जा का समूह पाया जाता है प्रत्येक ऊर्जा का समूह को क्या कहते हैं क्वांटा कहते हैं क्या कहते हैं क्वांटा तो ये बोले थे कौन आपका वो सर आइजक आइंस्टीन साहब बोले थे कौन बोले थे आइंस्टीन साहब के अनुसार क्या है प्रकाश जो होता है कण प्रकृति का होता है जिसमें इस तरह करके कण यानी कि पैकेट के रूप में इस प्रकार ऊर्जा चलता है पैकेट भर भर कर प्रत्येक पैकेट को हम क्या बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं और सबको सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं फोटोन कहते हैं मतलब फोटोन एक प्रकार क्या है प्रकाश प्रकाश को क्या कहते हैं एक प्रकार क्या है फोटोन है समझ रहे हैं इस प्रकार अब एक बात बताइए हम ये बोले थे जब इस तरह करके इस तरह जब चल रहा था तो ऊर्जा एकदम कंटिन्यूअसली रूप से जा रहा था नहीं ऊर्जा क्या हो रहा था कंटिन्यूअसली रूप से कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा था बट लेकिन अगर हम इसमें अगर बात करते हैं ये क्वांटा या फोटोन के बारे में क्या लगता है इसमें कंटिन्यूअसली रूप से ऊर्जा चलेगा नहीं नहीं चलता है कंटिन्यूअसली रूप से ऊर्जा कैसे चलता है देखिए यहाँ पर ये ऊर्जा आ गया ये यहाँ पर इसका मतलब बीच बीच में क्या है डिसकंटिन्यूअस है क्या है डिसकंटिन्यूअस मतलब ये हुआ कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि वेव नेचर में जो प्रकाश के साथ जो ऊर्जा जाता है या प्रकाश जो जाता है वो एकदम कंटिन्यूअसली रूप से लेकर ऊर्जा जाता है लेकिन इसमें जो जाता है वो डिसकंटिन्यूअसली रूप से वो मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से ऊर्जा जो होता है सतत रूप से यहाँ पर नहीं जाता है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा मतलब फिर सुन लीजिए न्यूटन के अनुसार कण नेचर की होती है क्या होती है कण नेचर की फिर हाइजन साहब आए थे वो उनके अनुसार क्या है वेव नेचर की होती है फिर कौन आए थे आइंस्टीन साहब उनके अनुसार क्या है तो वो होता है आपका कण प्रकृति तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सही है इस रूप में भी जाता है प्रकाश ठीक है इस रूप में भी जाता है अरे ये भी ऊर्जा का बात किया तो इसका मतलब ये भी तो बोले थे ऊर्जा पाया जाता है तो ये बोले थे ठीक है इस रूप में जाता है और ये बोल दिए थे इस रूप में ऊर्जा जाता है तो दोनों तो बात सही है इसका मतलब दोनों के अनुसार दोनों बात सही है इसका मतलब प्रकाश जो होता है ना दोनों नेचर का होता है क्या होता है दोनों नेचर क्यों क्योंकि ये बताए वेव नेचर है तो वेव नेचर किस तरह है इस तरह बता दिए और इसमें ऊर्जा जा रहा है कंटिन्यूअसली रूप से यानी कि ऊर्जा है तो ऊर्जा जा रहा है तो ऊर्जा है भाई तो इसमें भी तो ये ऊर्जा का जिक्र किए हैं इसमें भी ऊर्जा है इसमें भी ऊर्जा है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कण निश्चित या श्योरली रूप से डुअल नेचर की होती है प्रकृति उसका जो होता है द्विक नियम होता है क्या होता है द्विक प्रकृति होता है सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश जो होता है किस नेचर को होती है डुअल नेचर का कैसा एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर तो जो हम पढ़ेंगे हमारे जो चैप्टर में है या हमारी क्लास में जो है वो है आपका पार्टिकल नेचर सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोन किसको कहते हैं तो प्रकाश में जो होता है ऊर्जा का बंडल पाया जाता है क्या होता है ऊर्जा का बंडल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं और प्रत्येक ऊर्जा के बंडल को क्या कहेंगे अगर एक इस सब को क्या कह देंगे फोटोन मतलब ऊर्जा का बंडल जो होगा सब मिक्स कर देंगे तो उसको कहेंगे फोटोन और एक निकाल देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे क्वांटा कहेंगे क्या कहेंगे क्वांटा कहेंगे ठीक है ये सब प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब जो होता है ना प्लैंक के द्वारा ये सब किया गया था ठीक है ये हो गया ठीक तो एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ देखिएगा ये एकदम सीधे जा रहे हैं और ये क्या सीधे हैं अब बोलिएगा अब सीधे कैसे हैं भाई ये तो कर्व है भाई ये सीधे कैसे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है जब प्रकाश इतना कर्व थोड़ी मतलब प्रकाश इतना शार्पनेस कर्व बनाता है इतना शार्पनेस इतना छोटा कि आप जब उसको दूर से देखिएगा ना तो आपको लगेगा एकदम ये सीधा लाइन है ऐसे ऐसे करके वो चलता है किस तरह ऐसे करके चलता है तो जब इसको आप बहुत ज्यादा दूर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा एकदम सीधे नजर आएगा ये भी सीधे तो इसको देखिए ये भली कर्व है लेकिन आप दूर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा सीधा नजर आएगा तो इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में इनके अनुसार चल रहा है और ये भी ऐसे करके चल रहा है तो इसका मतलब इनके अनुसार भी प्रकाश सीधी रेखा मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है क्या होती है प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है जिसको हम क्या कहते हैं किरणें कहते हैं सॉरी किरण कहते हैं क्या कहते हैं रे कहते हैं किरण कहते हैं एक बात और ध्यान रखिए थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि कभी प्रकाश का किरणें आपके आंख पर बहुत तेजी से आ रहा है
ठीक है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आपको जलन महसूस होता है, "हे, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत आँख बंद करने का मन करते रहता है।" नहीं, या जलन महसूस होने लगता है। या कुछ नॉर्मल प्रकाश, मतलब प्रकाश 2 प्रकार, एक एक बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते रहता है, एक बहुत कम, मतलब कि नॉर्मल प्रकाश रहता है। तो जो जलन महसूस करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रकाश में फोटॉन की संख्या या क्वांटा की संख्या या ऊर्जा की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करेगा? उस प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा की मतलब कि अमाउंट पर या तो फोटॉन की संख्या पर। किस पर? प्रकाश की जो तीव्रता, यानी कि प्रकाश जो आपको आँख में जो जलन पैदा पैदा करता है, या प्रकाश जो आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि अनकम्फर्टेबल महसूस करा देता है, वो एक प्रकार की तीव्रता है, इंटेंसिटी है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस प्रकाश में जो फोटॉन की संख्या रहता है, नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या रहता है, उस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकाश में जितना अधिक फोटॉन का संख्या रहेगा, जिस प्रकाश में जितना अधिक फोटॉन का संख्या रहेगा, वो प्रकाश उतना ही, उस प्रकाश का तीव्रता अधिक रहेगा, वो प्रकाश आपको उतना ही आँख में जलन महसूस करेगा। और जिस प्रकाश में क्या रहेगा, फोटॉन की संख्या जितना कम रहेगा, यानी कि ऊर्जा की संख्या जितना कम रहेगा, वो प्रकाश आपको उतना ही क्या करेगा, जलन कम महसूस करेगा, वो नॉर्मल महसूस होगा। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल नेचर, और उसके बाद ये डुअल नेचर या एक गुण, इससे 2 हमें क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है? तो लाइट में उपस्थित नंबर ऑफ फोटॉन, मतलब कि लाइट में जो प्रकाश में जो फोटॉन की संख्या रहता है, या ऊर्जा की जो पैकेट रहता है, या अमाउंट ऑफ ऊर्जा होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है? यानी कि वो बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या हो जाएगा? सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है? समानुपाती। और उसके बाद लाइट हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है? लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, यानी कि किरणें कहते हैं, यानी किरण कहते हैं। ओके? ठीक है? तो हम इस दोनों बात को क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं लाइट जो होता है, ये द्विक नेचर को होती है। पहला, प्रकाश प्रकाश डुअल नेचर 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 यानी कि द्विक प्रकृति होती है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है कण प्रकृति, कण प्रकृति यानी कि पार्टिकल नेचर, ठीक है? और दूसरा होता है आ, वो होता है वेव नेचर, वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। वो भी कौन सा तरंग प्रकृति? तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति। कौन सा तरंग प्रकृति? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? ईएमवी वेव नेचर की होती है। और चूंकि इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, मतलब कि अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये अनुप्रस्थ तरंग भी है, मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं? अर्थात 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 प्रकाश एक प्रकार के विद्युत तथा कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है? ये हो गया। और प्रकाश जो होता है हमेशा कैसे चलता है? तो प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा यानी कि लाइन में गमन करती है, जिसे जिसे क्या कहेंगे? जिसे किरणें कहेंगे या किरण कहेंगे। किरण यानी कि रे कहेंगे, कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रे, ठीक है? ये हो गया। मतलब इसके द्वारा कण प्रकृति यहाँ से क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, या इसके द्वारा क्या हो जाता है? हाइजेन के अनुसार वेग प्रकृति सही मतलब सिद्ध हो जाता है। और न्यूटन साहब और आइंस्टीन साहब के अनुसार किस प्रकृति सिद्ध हो जाता है प्रकाश? तो कण प्रकृति। अब एक और मेथड के द्वारा कण प्रकृति को समझाया गया, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आगे हम मतलब कि जो आपका जो प्रॉपर्टीज है लाइट का वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और कंडेंसर जो प्रूव किया गया था उसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी आइंस्टीन साहब ही किए थे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किए थे, आइंस्टीन साहब। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सिंपल है, आप लोग इस चीज को बढ़िया ढंग से समझते भी होंगे। सिंपल है, देखिए मान लीजिए क्या, आप कभी क्या किए होंगे कि एक गिलास पानी ले लिए होंगे, ठीक है, एक गिलास पानी ले लिए होंगे, और कभी मान लीजिए कि उस पानी को जो है ऐसे करके लेकर उसको धूल कान पर ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं, वैसे ऐसे सीधे एंगल बनाते हुए। ठीक है, इस तरह के एंगल बनाते हुए हम क्या कर देंगे, मतलब ऐसे करके एंगल बनाते हुए क्या करेंगे, उस धूल कण पर उस गिलास वाले पानी को क्या कर देंगे, फेंक देंगे। अब ग्लास वाला पानी को जब फेंकने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे ही वो ग्लास वाला पानी देखिएगा उस धूल कण पर पड़ता है, तो धूल कण पर पड़ने के बाद ग्लास का जो पानी जैसे ही धूल कण पड़ता है, तो धूल कण पर पड़ने के बाद थोड़ा-सा उधर की ओर छिड़काव हो जाता है। मतलब एज़ लाइक इस तरह। ऐसे करके आप ग्लास का पानी फेंके, तो यहाँ पर धूल कण है, ठीक है? यहाँ पर धूल कण है, तो ग्लास का पानी इस पे पड़ने के बाद थोड़ा-सा ऐसे छिड़काव नहीं होगा? बिल्कुल होगा छिड़काव। अब देखिएगा जैसे ये पानी इधर की जो ओर आया है ना, उस पानी के साथ-साथ ये धूल कण भी इधर आ जाता है। नहीं? आता है? बिल्कुल आता है। ये धूल कण भी आता है। ठीक उसी प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी है। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? तो ये इस तरह करके कुछ धातुक सतह होता है। क्या होता है? धातुक सतह। ये धातुक सतह होता है, और ये बोले थे आइंस्टीन साहब कि ऐसे जब प्रकाश आता है ना ऐसे करके, ठीक है? ऐसा जब प्रकाश आता है, जब पानी पर पड़ता है या कोई धातु की सतह पर पड़ेगा, जब प्रकाश किसी पानी की सतह पर पड़ेगा या धातु की सतह पर पड़ता है, तो जब ये प्रकाश फिर रिटर्न ऐसे करके होता है ना, तो इस धातु में से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ये लेकर चल जाते हैं। क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चल जाते हैं। मतलब फिर सुनिएगा, जब मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है किसी भी, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर या पानी की सतह पर पड़ता है, तो क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर धातु का ही प्रयोग करेंगे। पानी में भी ऐसा होता है, हम इसलिए पानी के एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन धातु ही मान के चलिएगा। जब किसी धातु की सतह पर आ, किरणें जब आती है या प्रकाश किरणें आती है, तो वो जैसे ही ऐसे करके दूसरा बार इधर रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड जो किरणें हैं, वो क्या हो जाता है, अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस धातु के सतह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कुछ निकल कर किसके साथ चल गया, जो ये प्रकाश फिर से इधर लौट कर जा रहा है उसके साथ चल गया। और इसी पूरे एंटायर प्रोसेस को, इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसको कहेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये हुआ, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो परावर्तित हुए किरणें के साथ क्या हो जाती है, धातु के कुछ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, उसके साथ चल जाते हैं, या उसके साथ इजेक्ट हो जाती है धातु की किरणें, तो उसको धातु की इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो इसको हम डिफिनेशन वाइज लिख देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किरणें किसी धातु यानी कि मेटल धातु के सतह पर इंसिडेंट मतलब आपतित 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 मतलब इंसिडेंट इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित होने वाला, तो परावर्तित परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड होने के बाद होने के बाद धातु होने के बाद धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने साथ
अपने साथ लेकर जाती है जाती है जाती है इस संपूर्ण प्रक्रिया या क्रिया को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसका चित्र किस तरह होगा? कुछ इस प्रकार का। ऐसा करके ये धातुक सतह है, क्या है? ये क्या है? मेटल सरफेस, ठीक है, धातुक सतह, धात्विक सतह, और इस पर मान लीजिए इधर से ऐसे कर प्रकाश आया है, ठीक है, ऐसे करके ये प्रकाश आया है, ये प्रकाश ऐसे करके आ रहा है। इसमें जो ऐसे करके जो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन इसके साथ चल जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। इसके द्वारा भी चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कण होता है एक प्रकार। क्या होता है? कण होता है। अरे इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है। और कण है तो इसका मतलब इससे भी स्पष्ट पता चलता है कि भाई प्रकाश जा रहा है और उसके साथ क्या जा रहा है? कण जा रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश कहीं ना कहीं किस प्रकृति है? कण प्रकृति होता है। कैसा प्रकृति होता है? कण प्रकृति होता है। ठीक है, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह आपको ये चीज पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम फिलहाल में दो ही केवल पढ़े हैं प्रकाश की विशेषता। पहला, एक डुअल नेचर होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो बचा हुआ जो चीज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। अब हम इतना उम्मीद करते हैं कि हम अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं कमेंट में। जैसे कि सबसे पहला, कि किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश जो होता है कण प्रकृति का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश जो होता है वो वेव नेचर की होती है? तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है या किस प्रकार की तरंग होती है? ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटा किसको कहते हैं? नेक्स्ट, क्वांट उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो, ठीक है, क्वांट फोटोन किसको कहते हैं? ठीक है, क्या होता है? फोटोन किसको कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस प्रकार की अ, पिंड होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार की पिंड होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे सिद्ध करेंगे प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति की होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा समझाया गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो किस प्रकार के वैज्ञानिक ये बताए थे, या सॉरी ये क्वेश्चन है, अ, किस नेचर के अनुसार जो होता है प्रकाश में जो होता है ऊर्जा जो स्थानांतरित जो होते रहता है, किस नेचर के अनुसार या किस प्रकृति के अनुसार प्रकाश जो होता है वो कंटिन्यूअसली रूप से क्या होते रहता है? ऊर्जा को ट्रांसफर करती रहती है या ऊर्जा को फ्लो करती रहती है। ठीक है, हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा, या बहुत अच्छे ढंग से आप जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके अनुसार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो 100% इतना गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो को, जितना भी वीडियो में जितना भी चीज़ पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं, और एकदम सिंपली वे बताने की हम कोशिश भी किए हैं। इस चीज़ को जो है आगे भी हम जारी रखेंगे, सारे पॉइंट आगे भी हम पढ़ाएँगे, और मेरा मानना है कि आप जो भी पॉइंट नहीं समझिएगा, तो निश्चित रूपेण आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हम नहीं समझे हैं, तो उस चीज़ को हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे अगला लेक्चर में। ठीक है? लेकिन एक बार बढ़िया ढंग से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? स्किप कीजिएगा या थोड़ा-सा ज़्यादा, हाँ, थोड़ा अगर ज़्यादा वीडियो स्लो है तो निश्चित रूपेण आप थोड़ा हाई स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।